प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि छात्रों के लिए यह कार्यक्रम नया अनुभव है, क्योंकि कोरोना के चलते काफी कुछ बदल गया है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर देश के लिए काफी अहम है। ऐसे में छात्रों की रिसर्च यहाँ नए रास्ते खोल सकती है। पीएम मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी से अपील करते हुए कहा कि आप अपने यहाँ एक सेंटर बनाएं जो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर काम करे और बचाव के उपाय निकाले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में मोदी ने चुनावों में किसानों से स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। 2020 में वह काला कानून लेकर आए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी की नीयत साफ है, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अपने साथ हुए व्यवहार से नाराज उपसभापति हरिवंश ने एक दिन के उपवास का ऐलान किया। इस बाबत हरिवंश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा उसे मैंने पढ़ा। पत्र के एक एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है। यह पत्र प्रेरक भी है और प्रशंसनीय भी। इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी। मेरा आग्रह है सभी देशवासी इसे जरूर पढ़ें। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों का मुद्दा मंगलवार को सदन में उठा। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा तब तक उसके सांसद सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने निलंबित सांसदों को नसीहत दी और उपसभापति हरिवंश सिंह की तारीफ की। सभापति ने कहा कि जो सांसद धरने पर बैठे हैं उनके लिए डिप्टी चेयरमैन खुद सुबह की चाय लेकर गए। यह उनकी मानवता को दिखाता है, यह उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को दिखाता है। सांसदों के निलंबन मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष इस मामले में गलत हंगामा कर रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि सदन में सरकार के पास बहुमत था। रविशंकर ने कहा कि संसद में जिस तरह का हंगामा हुआ था उससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि उपसभापति को चोट लग सकती थी। उपसभापति की ओर से 13 बार विपक्ष से अपील करते हुए कहा गया कि अगर आप सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजना चाहते हैं तो प्रस्ताव लाएं। सांसदों के समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। एनसीपी नेता पवार ने कहा कि राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा होनी थी। बिल को लेकर सवाल थे। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि चर्चा नहीं चाहते थे। निलंबित सांसद जानना चाहते थे कि कौन सा नियम वाइस चेयरमैन द्वारा लागू किया जा रहा है। जब सदस्यों को प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वे वेल में आ गए। मैंने कभी इस तरह से बिल पास होते नहीं देखा। कृषि संबंधी तीनों विधेयक संसद में पास हो चुके हैं, लेकिन विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के किसान इन तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कोरोना काल में पहली बार है जब किसान अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरने जा रहा है, जबकि वह अब तक वर्चुअल विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेणुवाल ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में जब तक शीर्ष कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अभिभावक द्वारा फीस न भरने के बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट और मार्कशीट न देने के मामले में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अभिभावक ने हाईकोर्ट में लगाई अपनी याचिका में कहा कि वह अपने 2 बच्चों की फीस भरने में असमर्थ है, क्योंकि उसको काम में काफ़ी घाटा होने के चलते वह भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसी के चलते वह प्राइवेट स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा है।
एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा है। यह नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हल्फनामे को लेकर पहुंचा है। केवल शरद पवार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। आयकर विभाग की ओर से इस नोटिस के जरिए पिछले कुछ चुनावों में दाखिल किए गए हलफनामे की जानकारी मांगी गई है। नोटिस मिलने को लेकर जब शरद पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नोटिस भेजने वाले कुछ लोगों को ज्यादा चाहते हैं। मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर उत्तर में बसे पावरलूम शहर भिवंडी में 3 मंजिला इमारत के ढहने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मारे गए लोगों में 12 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में एक महिला ने अपनी 7 साल की बच्ची को घर में ही जिंदा जला दिया। अधजली लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में वयोवृद्ध स्वतंत्र संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल का आज सुबह 8 बजे कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 2 दिन पहले उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल के निधन का दुखद समाचार मिला। वे असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनका जाना छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिलासपुर जिले में एक 10 साल की बच्ची की नाले में अर्धनग्न लाश मिली है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। यह घटना जिले के सकरी थाना क्षेत्र के उसलापुर की है। मृतका की पहचान वैशाली पाली के रूप में की गई है। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन आज से प्रभावी हो चुका है। लॉकडाउन लगते ही शहरवासी घरों में दुबक गए हैं। छोटी गलियों से लेकर शहर के मुख्य मार्ग तक सूनी पड़ चुकी हैं। इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन इस पर निगरानी रखने के लिए चौराहों पर पुलिस जवान मुस्तैद हैं। इमरजेंसी काम तक तो ठीक है, लेकिन पुलिस को घर से बाहर निकलने का ठोस जवाब नहीं मिला तो कार्यवाही भी हो रही है। चर्चित मराठी अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर का आज सुबह लंबी बीमारी के बाद सतारा के अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल प्रशासन ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। आशालता 69 साल की थी और 17 सितंबर से उनका महाराष्ट्र के एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। वह कई बॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया था। सुशांत की मौत मामले में आज होने वाली सीबीआई की एम्स की टीम के साथ बैठक चल गई है। यह बैठक दिल्ली में होने वाली थी। इस बैठक में सुशांत की विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट पर मंथन होना था। माना जा रहा था कि इसी बैठक में जांच के आधार पर सुशांत केस पर मेडिकल ओपिनियन तैयार होगा। साथ ही इस बैठक में यह भी मालूम चलता कि एक्टर की मौत खुदकुशी थी या फिर मर्डर। ड्रग्स केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस बीच रिया चक्रवर्ती और शोविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस पर कल यानी कि 23 सितंबर को सुनवाई होगी। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसे लेकर बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन मामले में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण का तफ्तीश के दौरान व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें ड्रग्स को लेकर दीपिका ने बात की है। चर्चा और अटकलें तो कई नामों को लेकर हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम पहली बार आगे आया है। अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर के नाम भी सामने आए हैं। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका का नाम आगे आने पर मनोज तिवारी ने कहा कि बॉलीवुड के एक हिस्से में जो ड्रग्स के इस्तेमाल करने को लेकर तूफान उठा है, वो हम जैसे ना जाने कितने बॉलीवुड से जुड़े लोगों में और जो बॉलीवुड को पसंद करते हैं उन लोगों में बहुत बड़ी बेचैनी पैदा करेगा। हम बेचैन इसलिए हैं क्योंकि गलती कुछ लोग कर रहे हैं और सज़ा कुछ लोगों को मिलने लगी है। क्योंकि नाम बदनाम होगा तो पूरा बॉलीवुड बदनाम होगा। चैट का सीधे पाए जाना और ऐसे बड़े बड़े स्टार का ड्रग्स में लिप्त होना। मनोज तिवारी ने कहा कि युवा इन लोगों को होनहार समझते हैं, उन्हें धक्का लगता है।
चेन्नई सुपर किंग्स मौजूदा आईपीएल के अपने दूसरे मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना करेगी। इस मैच के साथ रॉयल्स की टीम अपने आईपीएल अभियान का आगाज करेगी। यह मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला मिशेल मार्श टखने की चोट के चलते आईपीएल के पूरे सत्र से बाहर होने की राह पर है। टीम सूत्रों ने बताया कि आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में लगी चोट काफी गंभीर है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए मार्श को 5वें ओवर में कप्तान डेविड वार्नर ने गेंद दी थी, लेकिन वह 4 ही गेंद डाल सके। मार्श की एड़ी में चोट लग गई जब वह एरन फिंच का एक शॉट बचाने की कोशिश कर रहे थे। टीम के एक सूत्र ने बताया है कि यह गंभीर चोट लग रही है, पता नहीं अब वह खेल भी सकेंगे या फिर नहीं। हालांकि टीम ने अब तक उनकी चोट के बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है।